Good afternoon, students. In this video, we will discuss about the intrinsic pathway of formation of prothrombin activator. So let's start. Intrinsic pathway. ये pathway कब start होता है? This mechanism begins with a trauma to blood itself or when the blood comes in contact with the collagen of injured blood vessel. एक्सट्रेंसिक पीछे हमने पढ़ा कि एक्सट्रेंसिक जो पाथवे था उसके अंदर जब ब्लड वेसल को या फिर उसके सराउंडिंग टिश्यू को कोई ट्रोमा होता है तो वो पाथवे स्टार्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हम अब इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ रहे हैं वो कब स्टार्ट होता है? जब ब्लड को खुद को कोई ट्रोमा हो या फिर जब ब्लड जो है वो इंजर्ड ब्लड वेसल के कोलेजन के कॉन्टैक्ट में है तो ये पाथवे स्टार्ट होता है। और इसके अंदर भी सिमिलर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इसके अंदर 5 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे। वहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, तो वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 एंड रिलीज ऑफ फैक्टर 3 कि फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा और फैक्टर 3 रिलीज होगा। इसमें क्या होगा? जब ब्लड वेसल इंजर्ड होगी और ब्लड जो है कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा ब्लड वेसल के, तो 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं उस दौरान। सबसे पहला फैक्टर जो 12 है उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सेकंड जो प्लेटलेट्स है वो रप्चर हो जाएंगे और वो रिलीज कर देंगे फॉस्फोलिपिड को और फैक्टर 3 को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। सेकेंड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 11। कैसे होगा फैक्टर 11 की एक्टिवेशन? अभी हमने ऊपर का फैक्टर 12 हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेटेड फैक्टर जो 12 है वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 11 को प्रेजेंस ऑफ फिट्जरलैंड फैक्टर और फ्लेचर फैक्टर। ये भी हमारा कोएगुलेशन फैक्टर है। 12 to 13 हमारे कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक ये है। तो इसकी प्रेजेंस में जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है वो 11 को एक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 9। ये कैसे होगा? अब जो हमारा 11th फैक्टर एक्टिवेट हुआ है वो इसको एक्टिवेट कर देगा। मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। एक फैक्टर एक्टिवेट होता है वो दूसरे इनएक्टिव को एक्टिव कर देता है, फिर वो एक्टिवेट होता है और वो अदर वन जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। ये किसके द्वारा हो गया? ऊपर अब हमारा 9th फैक्टर एक्टिवेट हुआ था, वो एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 10 को फैक्टर 8 और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या था? ऊपर अभी हमने पढ़ा फैक्टर 3 को हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला था। फैक्टर 8 और 3 की प्रेजेंस में फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेटेड फैक्टर 9 के द्वारा। और दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है वो ज्वाइन कर जाएगा टिश्यू फॉस्फोलिपिड और फैक्टर 5 के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। उसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट विद ए फ्लो चार्ट। ब्लड एक्सपोजर होगा जैसे ही ब्लड वेसल के कोलेजन के कॉन्टेक्ट में आएगा फर्स्ट स्टेप में, फिर हमारा क्या होगा? फैक्टर 12 जो था वो एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो क्या करेगा? 11th को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्लेचर्स और फिट्जरलैंड फैक्टर। ओके, एक्टिवेटेड जो 11th है वो फिर क्या करेगा? 9th को कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेटेड 9th में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो 9th है वो फैक्टर 8 की प्रेजेंस में 10th को एक्टिवेटेड 10th में कन्वर्ट कर देगा। जो 10th है वो कैल्शियम आयन फैक्टर 5 की प्रेजेंस में बना देगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो क्या करेगा? इसके अलावा जो ब्लड जब एक्सपोज होगा कोलेजन के साथ ब्लड वेसल के, तो वो रिलीज कर देता है प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड और फैक्टर 3। और ये भी मिल जाता है किसके साथ? फैक्टर 10 के साथ 5th और कैल्शियम की प्रेजेंस में और बना देता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो दिस इज द इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म पढ़ा, इस वीडियो में हमने इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पढ़ा। दोनों ही तरह के जो मैकेनिज्म हैं वो एक्टिवेट होते हैं जब ब्लड वेसल को ट्रोमा होता है या फिर ब्लड को खुद को ट्रोमा होता है। ये दोनों जो मैकेनिज्म है एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट होता है वो सेकेंडरली एक्टिवेट करता है इंट्रिंसिक पाथवे को भी। और दोनों सिस्टम अपने अपने रिस्पॉन्स में एक दूसरे से डिफर करते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है रैपिड होता है अपने, और उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है 15 सेकंड के अंदर अंदर हो जाती है, जबकि जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो स्लो होता है एक्शन में, और उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको होने में 1 to 6 मिनट का टाइम लगता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बाय इंट्रिंसिक पाथवे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 स्टेप्स जो रहेंगे, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इंटू फिब्रिन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन थ्रेड या फिर ब्लड क्लॉट।